बंधुत्व की राजनीति थी, शंकराचार्य जी ने उसको एक्सपोज कर दी। पावर में है कि वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चैलेंज कर सकते हैं। सेंट्रल की सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करना चाहिए, राज्यपाल को हस्तक्षेप करना चाहिए। और 2027 में आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के आवाम इसका जवाब देगा, और खासतौर से ब्राह्मण समाज। केशव मौर्य जी अलग बयान दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ विधानसभा में अलग बोलते हैं, ब्रजेश पाठक भिक्षुओं को बुलाकर उनका पूजन करते हैं, चोटी पकड़ के घसीट कर पीटा गया। तो ये महापाप है और ऐसे करने वालों को कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। ब्राह्मणों का जितना तिरस्कार, ब्राह्मणों के ऊपर जितना जुल्म अत्याचार, जो बटुक शिष्य थे उनकी चोटी पकड़कर घसीट घसीट कर मारा पीटा गया। हर किसी का, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब को मानने वाला हो, एक शंकराचार्य और उनके शिष्यों को रोक, लगभग 2 दर्जन से ऊपर उसके ऊपर गंभीर मुकदमे दर्ज है। गौ तस्करी में जेल जा चुका है। उसके पीछे एक ब्राह्मण विरोधी चेहरा है। ट्वीट किया जाता है कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का हम स्वागत करते हैं, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, साधु हो, संत हो। आप कौन होता है करने वाले कि शंकराचार्य कौन है कौन नहीं है? ये धर्म कोई मायने नहीं रखता है, उसके लिए मायने रखता है सत्ता। शंकराचार्य को भी अपमानित कर रहे हैं, कटघरे में डाल रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार और जुल्म कर रहे हैं। जब पिछली बार भगदड़ हुई थी और सैकड़ों लोगों की जान गई थी, को व्यू रचना करके फंसाने की कोशिश की जा रही है कि अमित शाह बनाम योगी हो रहा है, क्योंकि ये सारे लोग एक हैं। ये जो अहंकार और अहम की लड़ाई आप लड़ रहे हो, वह ठीक नहीं है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्राह्मण विरोधी हैं। शंकराचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है पासो एक्ट में, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ जो न्यायालय के माध्यम से पास्को एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, वो सीधे सीधे जब पूरी स्टोरी को आप देखते हैं और जो अर्जी करता है उसको देखते हैं, तो ये साफ तौर पे खुल के सामने आ जाता है कि सरकार के सह पे ये सारी घटनाक्रम हो रही हैं। क्योंकि आप थोड़ा सा फ्लैशबैक पे जाइए, तो माघ मेला जब लगा था, उस दौरान मौनी अमावस्या के दिन किस तरह की घटना घटी थी। उत्तर प्रदेश की सरकार के सह पे जिला प्रशासन के लोगों ने शंकराचार्य जी को अपमानित किया। उनके शिष्यों को, जो बटुक शिष्य थे, उनकी चोटी पकड़कर घसीट घसीट कर मारा पीटा गया, अपमानित किया गया। मतलब उस वीडियो को देखने के बाद, उस तस्वीर को देखने के बाद हर किसी का, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब को मानने वाला हो, वो आहत हुआ कि ऐसे कैसे किसी को कोई मार सकता है। ऐसे में शंकराचार्य जी के शिष्यों के साथ इस तरह से हुआ और वो इस दुर्व्यवहार से आहत होकर मेला प्रशासन में अपने शिविर के बाहर बैठ गए इस मांग के साथ कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ है। जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश की सरकार माफ़ी मांगे, हमें ससम्मान स्नान कराए, तब जाके हम अपने आंदोलन को, अपने अनशन को ख़त्म करेंगे। 10-12 दिन शंकराचार्य जी, सोचिए, 1-2 दिन नहीं, 12 दिन तक शंकराचार्य जी अपने शिविर के बाहर इस उम्मीद के साथ बैठे रहे कि सरकार को सद्बुद्धि जगेगी, सरकार आएगी, झुकेगी और शंकराचार्य जी को स्नान कराएगी। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में तो ये परंपरा है कि यदि माघ मेला में कोई स्नान करना जा रहा है और उसको कोई रोकता है, तो वो गौ हत्या के पाप के बराबर है। ऐसे में एक शंकराचार्य और उनके शिष्यों को रोकना, ये कितना बड़ा पाप है। 12 दिन तक शंकराचार्य जी बैठे रहे, कोई नहीं आया। वापस शंकराचार्य जी काशी चले गए निराश होकर, लेकिन इस मन में उम्मीद के साथ कि हम अडिग हैं, इस विश्वास के साथ कि जब तक सरकार माफ़ी नहीं मांगेगी, हम गंगा में स्नान नहीं करेंगे, हम संगम स्नान नहीं करेंगे। उसी कड़ी में चूंकि शंकराचार्य जी, देखिए, गौ रक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, और एक बड़ा आंदोलन सारे शंकराचार्य मिलकर दिल्ली में करने वाले थे गौ रक्षा के मुद्दे पर, गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए। अब वो मूवमेंट शिफ्ट हो गया लखनऊ, 10 और 11 मार्च को लखनऊ में होना है। सरकार यह समझ रही है कि कितनी मुश्किलें उसकी बढ़ सकती हैं। इस वजह से षड्यंत्र के तहत शंकराचार्य जी को रोकने के लिए अपने एक आदमी को, जिसे कह सकते हैं वो एक तरह से सरकारी बाबा है, आशुतोष ब्रह्मचारी उर्फ आशुतोष पांडे, शामली जिले का रहने वाला है। लगभग 2 दर्जन से ऊपर उसके ऊपर गंभीर मुकदमे दर्ज है। गौ तस्करी में जेल जा चुका है, 420 के मुकदमे हैं। ऐसा आदमी 2 लोगों को पकड़कर, निर्दोष बच्चों को पकड़कर अर्जी दाखिल करता है न्यायालय में, सूचीबद्ध तरीके से, एकदम षड्यंत्र के तहत,
और उसके बाद न्यायालय आदेश करती है शंकराचार्य जी के ऊपर पास्को एक्ट में मुकदमा पंजीकृत करने का। तो ये पूरी जो खेल है वो किताब खुली हुई है कि किसके सह पर भारतीय जनता पार्टी के जो हिंदुत्व की राजनीति थी, शंकराचार्य जी ने उसको एक्सपोज कर दी। शंकराचार्य जी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे को भी बेनकाम कर दिया। वो जो चेहरा छिपा हुआ था हिंदुत्व की ढाल को लेकर, उसके पीछे एक ब्राह्मण विरोधी चेहरा है, वह स्पष्ट है। तो शंकराचार्य जी ने योगी आदित्यनाथ को भी एक्सपोज कर दिया कि ये ब्राह्मण विरोधी हैं और इसीलिए इस तरह की जो गतिविधियां हो रही हैं, एक षड्यंत्र हो रहा है और शंकराचार्य जी को जो घेरने की साजिश हो रही है वो सिर्फ इसीलिए हो रही है। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि हर कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता। उन्होंने नाम न लिया हो, लेकिन सबको पता है कि उनका इशारा किसकी तरफ था। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ना। मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि आप विधानसभा के सदन में बोल रहे हो, जो रिकॉर्ड पे जा रहा है, और आप ही का जो गोरक्षपीठ है वो 2 साल पहले इसी शंकराचार्य जी को सम्मानित करता है और ट्विटर हैंडल से, गोरखपीठ के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जाता है कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का हम स्वागत करते हैं। और कैसे उसी गोरक्षपीठ का एक सन्यासी जो अभी महंत, जो अभी मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार का, और विधानसभा के पटल पे बैठ के झूठ बोल रहा है। ये तो बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ना कि आप सवाल खड़ा कर रहे हो शंकराचार्य जी पर। मतलब सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके इकोसिस्टम का एक पिछले 10-12 सालों में इन लोगों ने एक नई चीज़ डेवलप की है कि सरकार के नीतियों के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं के खिलाफ, उसकी नीतियों के खिलाफ यदि कोई आवाज़ उठाता है, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, साधु हो, संत हो, महिलाएं हों, आदिवासी हो। किसानों ने आवाज़ उठाई, क्या तो ये देशद्रोही हैं, विदेश से फंडेड हैं। नौजवान आंदोलन करते हैं, विदेश से फंडेड हैं। अब शंकराचार्य जी जो अपने सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे थे, अपने ऊपर अत्याचार की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको भी बता दिया कि ये शंकराचार्य नहीं है और सवाल खड़ा कर दिया। भाई आप कौन हो तय करने वाले कि शंकराचार्य कौन है कौन नहीं है? जब स्पष्ट तौर पे तय है कि बाकी तीनों शंकराचार्य जी ने उनको शंकराचार्य माना और पट्टाभिषेक हुआ, तो ये तो तय है। और खुद गोरक्षनाथ मंदिर के ट्विटर हैंडल से, उसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट हो रहा है कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, और अब आप कह रहे हो विधानसभा में कि ये तो है ही नहीं। तो ये तो समझ से परे है। सरकार और सनातन धर्म के शीर्ष पर जो शंकराचार्य आसीन होते हैं, इनके बीच का ये टकराव, क्या आपको नहीं लगता कि सनातन धर्म का इससे मजाक बन रहा है? ये तो उन लोगों को ज़्यादा सोचना चाहिए जो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, जो हिंदुत्व की राजनीति की रोटी सेकते हैं। आप ये जरा सोचिए ना कि कहाँ गया है इनके लिए धर्म। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्म कोई मायने नहीं रखता है, उसके लिए मायने रखता है सत्ता। वो सत्ता हासिल करने के लिए सनातन धर्म के सबसे बड़े गुरु शंकराचार्य को भी अपमानित कर रहे हैं, कटघरे में डाल रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार और जुल्म कर रहे हैं। ये तो पूरी तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो चुकी है कि ये अपने सत्ता हासिल करने के लिए किस किस तरीके का षड्यंत्र रचते हैं। उनको शंकराचार्य जी और सनातन धर्म और हिंदू धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ सत्ता से मतलब है। मौनी अमावस्या जो कुंभ में हादसा हुआ, उसके बाद शंकराचार्य लगातार सरकार को लेकर मुखर रहे हैं। पूरे घटनाक्रम को क्या ऐसा नहीं लगता है कि सरकार उसको लेकर शंकराचार्य को निशाना बना रही है? बिल्कुल, तभी तो एक्चुअली क्या है कि शंकराचार्य जी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी लगातार भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ बोलते आए हैं, सच बोलते आए हैं। देखिए, यदि कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति सच बोलेगा तो इसका मतलब है कि वो सही बोल रहा है, तो वो किसी न किसी सत्ता का विरोध करेगा। अब भारतीय जनता पार्टी यह सोचती है कि हमारा नीतियों का, हमारे सरकार का कोई किसी तरह की आलोचना न करे। और जब पिछली बार भगदड़ हुई थी और सैकड़ों लोगों की जान गई थी, उसमें शंकराचार्य जी ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि हम लोगों से झूठ बोला गया। यदि सच में हमें पता चलता कि नहीं इस हादसे में सैकड़ों लोग मारे गए हैं तो हम स्नान नहीं करते, क्योंकि यही हमारे धर्म में नहीं बताया जाता है कि यदि कोई किसी की जान गई हो और उसके बाद स्नान करे और ये करे। तो शंकराचार्य जी तो अपने धर्म के हिसाब से बोले थे। वहीं से शंकराचार्य जी खटकना शुरू कर दिए योगी आदित्यनाथ को, और तब से लगातार योगी जी यह सोच रहे थे, समझ रहे थे कि किस तरीके से शंकराचार्य जी को अपमानित किया जाए, घेरा जाए। और उसी का परिणाम है कि आज शंकराचार्य जी
को व्यू रचना करके फंसाने की कोशिश की जा रही है। क्या आपको नहीं लगता केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करके इस मामले का एक सम्मानजनक हल निकालना चाहिए? अब देखिए, जिस तरीके का कंट्रोवर्सी सुनने को आता है कि अमित शाह बनाम योगी हो रहा है, तमाम तरह की नैरेटिव्स मीडिया में और उनके लोग चलाते रहते हैं। हालांकि मैं इन सब चीज़ों से इत्तेफाक नहीं रहता हूं, क्योंकि ये सारे लोग एक हैं। मुझे नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ इतने पावर में हैं कि वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चैलेंज कर सकते हैं। मैं बिल्कुल सेंट्रल की सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करना चाहिए, राज्यपाल को हस्तक्षेप करना चाहिए कि इस तरीके का जो द्वंद्व है और उस द्वंद्व में सनातन धर्म के सबसे बड़े गुरु शंकराचार्य जी को अपमानित करने का खेल जो हो रहा है वह बहुत ही दुखद है। इसमें सरकार को, सेंट्रल की गवर्नमेंट को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को पहल करते हुए पूरे प्रकरण पे बातचीत के बाद उत्तर प्रदेश सरकार और उनके मुखिया को समझाना चाहिए कि ये जो अहंकार और अहम की लड़ाई आप लड़ रहे हो वह ठीक नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि जिस तरीके की लड़ाई शुरू की है योगी आदित्यनाथ ने, शंकराचार्य जी को अपमानित करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र करने की, उनको घेरने की, उत्तर प्रदेश के लोग, देश के लोग देख रहे हैं। और 2027 में आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के आवाम इसका जवाब देगा। और ख़ासतौर से ब्राह्मण समाज, वो तो एकदम बिल्कुल तैयार बैठा है, क्योंकि ब्राह्मणों का जितना अपमान, ब्राह्मणों का जितना तिरस्कार, ब्राह्मणों के ऊपर जितना जुल्म अत्याचार इस सरकार में हुआ है, योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, ब्राह्मण उसको भूलने वाला नहीं है। हिसाब किताब बराबर करेगा 2027 में। सरकार में एक बड़े चेहरे के तौर पे ब्राह्मण नेता के जाने जाते हैं ब्रजेश पाठक जी। उन्होंने कहा कि जिन्होंने महापाप किया है और लिख गया है उसका न्याय समय करेगा। तो फिर आपको क्यों लगता है कि इस पाप के लिए योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार है? अब सोचिए ना कि खुद डिप्टी सीएम उनका कह रहे हैं कि यदि भिक्षुओं को मारा गया, चोटी पकड़ के घसीट कर पीटा गया, तो ये महापाप है और ऐसे करने वालों को कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का अंतर्द्वंद आपस में ही वो लोग लड़ रहे हैं। केशव मौर्य जी अलग बयान दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ विधानसभा में अलग बोलते हैं, ब्रजेश पाठक भिक्षुओं को बुलाकर उनका पूजन करते हैं और इस तरह का बयान देते हैं। तो ये जो आपस में सरफटव्वल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि तू बड़ा कि मैं बड़ा, तो ये स्पष्ट हो गया है कि अब इन लोगों का अंतिम समय है। 2027 का चुनाव परिणाम यह तय कर देगा कि ये जो पाप किए हैं शंकराचार्य जी के चरित्र के ऊपर लांछन लगाने का, शंकराचार्य जी को अपमानित करने का, उसका फल मिलना तय है। पाठक जी ने लगभग 1 महीने बाद बयान दिया। इससे पहले शंकराचार्य को लेकर बड़ा विवाद मचा था, उस समय शांत रहे। क्या आपको नहीं लगता कि ब्राह्मण समाज नाराज है इसलिए उसे डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है? जाहिर सी बात है, देखिए उत्तर प्रदेश में जब से ये घटनाक्रम हुई है तब से उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज पहले से ही निराश था, पहले से ही पीड़ित था, पहले से ही उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों के ऊपर जुल्म और अत्याचार हो रहे थे, पैर में गोलियां मारी जा रही थी, जेल भेजे जा रहे थे, इनकाउंटर हो रहा था। और अब इस घटना ने मुहर लगा दी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्राह्मण विरोधी हैं। शायद इसीलिए 1 महीने बाद डैमेज कंट्रोल करने के लिए ब्रजेश पाठक को, अपने चुनाव के क्षेत्र के ब्राह्मणों को मैनेज करने के लिए ब्रजेश पाठक को ब्राह्मणों को बुलाकर, बटुकों को बुलाकर उनका पूजन करना पड़ा, उनको भोजन दक्षिणा देना पड़ा, भोजन कराना पड़ा और यह बोलना पड़ा कि बटुकों के ऊपर जो मारा गया है, पीटा गया है चोटी घसीटकर, वो महापाप है। तो कुल मिला के अल्टीमेटली यह तय है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में ब्राह्मण समाज योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पूरी तरीके से तैयार है। तमाम ब्राह्मण समाज के लोगों से हमारी बातचीत होती रहती है, मिलते हैं, जुलते हैं। उन लोगों के मन में एक पीड़ा है, टीस है, और जब वो चुनाव आएगा तो वो परिणाम के तौर पे, साफ तौर पे से दिख जाएगा कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण कहाँ जा रहा है।